Good morning, students. Today we are going to continue the same chapter, uh, body fluids and circulation. This is your biology lecture of class 11. So, students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? अग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ा था. अग्रेनुलोसाइट्स में हमने देखा था मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में क्या थे? मोनोसाइट्स क्या थे? 2 to 3% थे. और जो लिम्फोसाइट्स थे, लिम्फोसाइट्स में हमने क्या देखे थे कि इसमें 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है. हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. हमने क्या देखा था? इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी देखा था. हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये एक्टिव फॉर्म में हमेशा रहते हैं. जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है वो तुरंत क्या कर देते हैं? सारे जो इनएक्टिव फॉर्म में सेल्स होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स में क्या होता है कि लिम्फोकाइनिन हार्मोन्स रिलीज होता है. तो ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं. तो वो सारे जो सेल्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स, उनको क्या कर देते हैं? एक्टिव करने का काम कर देते हैं कि चलो अब इन्फेक्शन आ गया है, सबको अपना अपना वर्क करना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हेल्पर टी सेल्स ने क्या किया? सबको इन्फॉर्म किया. सारी WBCs जो थी उस इन्फेक्शन साइट पे पहुंच जाती हैं. देन किलर टी सेल्स क्या करता है? डायरेक्ट उसको किल करने का वर्क करता है. डायरेक्ट किल करने विश्वास करता है. जैसे उसका फंक्शन जो है साइकोटॉक्सिक होता है, साइटोटॉक्सिक होता है. देन सप्रेसर टी सेल्स क्या होता है स्टूडेंट? कि जो किलर टी सेल्स होते हैं, किल हुए टी सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसको सप्रेस करना, उसी को इसी कंडीशन पे बनाए रखना. और मेमोरी टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है? हमने क्या देखा था कि मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं वो सारे क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में. हेल्पर टी सेल्स को छोड़ के किलर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स, उसको ये मेमोरी में रहता है. तो जब भी इंफेक्शन आता है तो जो मेमोरी टी सेल्स होता है वो उस समय क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पहले. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये सब हमने क्या है लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. अब नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, ग्रेनुलोसाइट्स. हम ग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ेंगे इस वीडियो में. और ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. ये 3 तरह के क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने क्या आपको पहले बताया था कि जो WBCs होती है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं. माइक्रोस्कोप में हमें कलरलेस इनविजिबल होते हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर और डाइस की वजह से क्या है? इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप्स की ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं ना? व्हाट इज ग्रेनुलोसाइट? ग्रेनुलोसाइट्स जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि हैविंग अ ग्रेन्यूल्स. हैविंग अ व्हाट? ग्रेन्यूल्स. कंटेन्स व्हाट? ग्रेन्यूल्स है तो इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होगा. एंजाइम्स होगा. तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? वो एंजाइम्स जो होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जाकर क्या करते हैं? उस पर अटैच होते हैं. और बैक्टीरिया की सेल, या बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, उसकी सेल वॉल पे अटैच होंगे और क्या करेंगे? उसको रप्चर कर देते हैं उसकी सरफेस पे जाके. तो जनरली स्टूडेंट्स, जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस में ही क्या होते हैं? बॉडी से रिलीज होते हैं. ठीक है. ग्रेनुलोसाइट्स कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस में रिलीज होते हैं. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जैसे कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस में कह लो, जैसे बहुत डस्टिंग हो रही है ना एनवायरनमेंट में, हम कैसे क्या होता है घर की सफाई वगैरह करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारा डस्ट आता है. जैसे एनवायरनमेंट में देखते हैं कि स्मोक है ना, धुआं वगैरह, धूल वगैरह, पोलन डस्ट वगैरह सब एनवायरनमेंट में होता रहता है, टहलते रहते हैं. ये सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उन सबसे क्या होता है? हमें एलर्जी हो जाती है. तुरंत क्या होते हैं? एलर्जी हो जाती है. हम छींकने लगते हैं, लाल हो जाती है, हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, पूरे रनिंग नोज कभी होने लगती है. ये सारे एलर्जिक सिम्टम्स क्या होते हैं? होने लगते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमें क्या है? सिम्टम्स हमारी बॉडी क्या है? देने लगती है ना. ये सारे सिम्टम्स क्या है? हमारी बॉडी देने लगती है. इसका मतलब अच्छी बात है. ये सिम्टम्स क्या है? मिलना भी चाहिए हमारी बॉडीज को, तभी हमें पता चलेगा क्या कि हमारे इम्यून सिस्टम क्या है? प्रॉपर वर्क कर रहे हैं अंदर, यानी कि फाइटिंग हो रही है. सो स्टूडेंट्स,
हम पढ़ेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स जो है कि जैसा कि हमने क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग कि 3 टाइप में इसको बांटा। ये इओसिनोफिल्स है, ये क्या से होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टेनिंग विद द हेल्प ऑफ इओसिन डाई, यानी कि हम इसको स्टेन करेंगे किससे, इओसिन डाई की हेल्प से क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसको स्टेन करने का क्या तरीका होता है कि वही हमने क्या किया, स्लाइड पे एक ड्रॉप ब्लड ले लिया, उसको हमने फैलाया और उसको ड्राई कर दिया और हम क्या करेंगे, उस पर इओसिन डाई को डालेंगे और माइक्रोस्कोप में क्या है स्टडी करेंगे। अब उसमें हम क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, कितने इओसिन्स हैं। तो इस तरह से क्या है, हम जैसे 5 लीटर ब्लड है बॉडी में, तो हम काउंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने इओसिन्स हैं, तो 5 लीटर ब्लड में कितने होंगे। तो ये तरीका क्या रहता है इओसिनोफिल्स को काउंट करने का। और वन स्पेशल थिंग स्टूडेंट कि इओसिन जो डाई होती है ना, वो केवल जो है इओसिनोफिल्स को ही पकड़ती है, ठीक है, वो बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को नहीं पकड़ती है। तो इसीलिए हम क्या है काउंट कर सकते हैं कि इतने इओसिनोफिल्स हैं ब्लड में, इओसिन है। देन स्टूडेंट नाउ अब हम देखेंगे कि इओसिनोफिल्स में क्या होता है कि इओसिनोफिल्स 2-3% हैव अ न्यूक्लियस विद 2 लोब्स, यानी कि इसमें 2 से 3% क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, इओसिनोफिल्स पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस कैसे होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। देखिए इओसिनोफिल्स हैं, ये देखिए ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसी में क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, 2 लोब होता है, 1 और 2 लोब्स क्या होते हैं इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट हैव अ ग्रेन्यूल विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड peroxidase resist infections and are also associated with allergic reaction. So students, इन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, इन ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और peroxidase एंजाइम्स पाए जाते हैं। So स्टूडेंट होता क्या है, देखिए जैसे कई लोग कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, जो आंखें होती है वो रेड हो जाती हैं, रनिंग नोज होती है, या बहुत सारी छींकें आती हैं, या कोई कोई तो ये भी कहता है, आपने सुना होगा, हम इसको तो 12 महीने क्या सर्दी रहती है ना, तो वो कंडीशन होती है स्नोफीलिया की, यानी कि स्नोफीलिया की कंडीशन होती है। तो उसमें होता क्या है स्टूडेंट कि जो इओसिनोफिल्स होते हैं हमारे, वो हमारी बॉडी में क्या है, मोर नंबर्स में बनते हैं। इओसिनोफिल्स मोर नंबर्स में बन रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में इओसिनोफिल्स ज्यादा बन रहे हैं। तो इसका वैसे कम नहीं किया जा सकता है, इओसिनोफिल्स अगर ज्यादा है किसी की बॉडी में तो है, लेकिन अगर इसकी बॉडी को मतलब कम नहीं कर सकते हैं, बट इसको क्या है इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे विटामिन सी के रिसोर्सेस ले, संतरा वगैरह खाएं तो क्या हमारे इओसिनोफिल्स क्या होते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये जो होते हैं इओसिनोफिल्स जो होते हैं, थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक कंडीशन सच एज अस्थमा एंड हे फीवर्स and helps in a resolving blood clot. So students, अगर इओसिनोफिल्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, हम क्या देखते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एलर्जी एनवायरनमेंट में क्रिएट हुई तो तुरंत क्या होते हैं, उनको सिम्टम्स आने लगते हैं, वो डीपली क्या है ब्रीथ करने लगते हैं, यानी कि उनके टिश्यूज को क्या है मोर एंड मोर क्या है ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है इओसिनोफिल्स में क्या होते हैं, बढ़ जाने के कारण क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन प्रोड्यूस होता है, हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एंड हे फीवर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हे फीवर में हमें आंखें लाल हो जाएंगी, फीवर आएगा, और जो मेनली जो नेसल पैसेज होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट करने में भी क्या है हमारी मदद करते हैं ये इओसिनोफिल्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, seem to play a part in the immune system.
और ये इम्यून सिस्टम में ये जो इओसिनोफिल्स होते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैव सम सिमिलरिटी टू लाइसोसोम्स, कैन अटैच themselves to parasitic forms and causes their destruction by liberating lysosomal enzymes on their surface. So students, eosinophils ये जो फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, लाइसोसोम्स की तरह होते हैं। ये लाइसोसोम्स में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। ये क्या होते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन से क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल हुआ, जो भी इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इनसे क्या करते हैं, कोई भी पैरासिटिक फॉर्म हुआ तो उससे क्या करेंगे, उसकी सरफेस से अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद क्या करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स की सेल वॉल होती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ सेल वॉल होती है उसको पहले रप्चर करेगी और फिर उसके बाद रप्चर करने के बाद क्या होता है, उसका लिविंग मटेरियल क्या होता है, बाहर निकल जाता है और इस तरह से वो क्या कर जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और किल हो जाते हैं। देन स्टूडेंट बेसोफिल्स ना, बेसोफिल्स क्या होता है स्टूडेंट, बेसोफिल्स क्या है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं और स्टेन्ड विद हेमेटोजाइलिन, और ये किससे स्टेन्ड होते हैं, हेमेटोजाइलिन से स्टेन्ड होती है। सेम प्रोसेस जैसे अभी इसमें पहले बताया था, ऐसे ही करना है हमें इसकी काउंटिंग। बेसोफिल्स को कैसे काउंट करेंगे कि हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ब्लड ले लेंगे स्लाइड पे और उसको फैला देंगे, ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, हम क्या डालना है, अब हमें डाई डालना है, हेमेटोजाइलिन डाई डालना है। तो इस डाई को डालेंगे स्लाइड के ऊपर और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसको स्टडी करना है माइक्रोस्कोप में और फिर हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, कितने बेसोफिल्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, बेसोफिल्स को अपनी बॉडी में काउंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखा जाए तो क्या होते हैं, लिस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, ऑफ द टोटल WBC, टोटल WBC में क्या होते हैं, सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, 0.5% पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कंटेन व्हाट, न्यूक्लियस कंटेन 3 लोब्स। इनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, 3 लोब्ड होते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्रेनुलोसाइट्स में बेसोफिल्स के न्यूक्लियस, बेसोफिल्स के न्यूक्लियस कितने होते हैं, इस तरह से 1 लोब, 2 लोब और 3 लोब, इस तरह से क्या होता है, इसमें 3 लोब पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, बेसोफिल्स के फंक्शन क्या होते हैं, कि क्या काम होते हैं हमारी बॉडी में ना, तो बेसोफिल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सेक्रेट करते हैं सेरोटोनिन को। क्या सेक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन को सेक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, जब ये क्या है, टाइप का केमिकल्स है जो क्या होता है, बॉडी में सेक्रेट होता है। जैसे ही क्या होती है, हमें चोट लगती है, इंजरी होती है, तो क्या होता है, ये सेरोटोनिन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं बॉडी से, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये सेरोटोनिन केमिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। जहां चोट लगी है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो तेज हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, मोर एंड मोर WBCs जो होती हैं गोज इनटू द इंजरी साइड। इंजरी साइड पे ज्यादा से ज्यादा WBCs जहां पे भी चोट लगी वहां पे पहुंच जाती है और पहुंच जाने के बाद क्या होता है, उस एरिया को आप लोग देखते होंगे कि वो क्या होता है, वहां इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूज जाती है और क्या होता है, रेड भी आ जाता है, रेड हो जाता है एंड देन वहां का देखते हैं थोड़ा सा वो पार्ट क्या होता है, गर्म भी हो जाता है ना, टेम्परेचर भी हाई हो जाता है जहाँ पे लगी रहती है चोट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रेट हुआ तो ये फंक्शन होता है। देन हेपेरिन, हेपेरिन जो होते हैं वो भी सिक्रेट करते हैं ये बेसोफिल्स। अब हेपेरिन क्या है, इट्स एंटीकोएगुलेंट। ये क्या होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। ये एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं वो ब्लड के अंदर जो है क्लॉट नहीं होने देते हैं, ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं होने देते हैं, कि यानी कि ये हेपेरिन जो होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी क्या होता है कि हमारे क्या होता है, ब्लड में ही पाया जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म से हेपेरिन जो है प्रोथ्रोम्बिन से जुड़ा रहता है तो हमारा ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है।
अगर यही जब चोट लगती है तो हेपरिन जो होती है इसकी जो बाइंडिंग इफिशियंसी होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू प्रोथ्रोम्बिन। तो ये क्या होते हैं, हेपरिन जो होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या होते हैं, बाइंडिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से क्या है, जुड़ जाते हैं। जब हमें चोट लगती है तो ब्लड प्लेटलेट्स निकलते हैं, ब्लड क्या है बाहर निकलते हैं, तो उसमें से जो ब्लड प्लेटलेट्स में निकलता है वो कौन सा प्रोटीन रहता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। तो हेपरिन जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, तो दैट मीन्स उस जगह पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, देन स्टूडेंट हिस्टामिन, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये सब इन्वॉल्व होते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। देन स्टूडेंट लेट्स कम टू दी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये इट इज अ न्यूट्रल डाइस। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको देखा ये एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, और ऐसे ये क्या होते हैं, न्यूट्रल डाई होते हैं। और इसको स्टेन हम किससे करते हैं स्टूडेंट, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से इसको स्टेन किया जाता है। जैसे हमने इस प्रोसेस में उसकी काउंटिंग की, वैसे ही हम न्यूट्रोफिल्स को भी काउंट कर लेते हैं। 1 ड्रॉप ब्लड लिया, उसको हमने फैलाया, ड्राई किया, एंड देन उसके बाद हम कौन सा डाई डालेंगे, मिथिलिन ब्लू उस पर डालते हैं। मिथिलिन ब्लू डालने के बाद क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी करेंगे और फिर हम काउंट कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं। और फिर जितना, जैसे 5 लीटर ब्लड में काउंट करना है तो हम काउंट कर लेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर में एरिया में इतने न्यूट्रोफिल्स है तो 5 लीटर में कितने होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रोसेस होती है काउंट करने की कि न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ये कैसे होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ग्रेनुलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सब में से सबसे ज्यादा जो होता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कौन से ग्रेनुलोसाइट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। करीब 60 से 70% जो होते हैं टोटल WBCs के पाए जाते हैं। देन स्टूडेंट्स इनका फंक्शन देखें तो क्या होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस मीन्स कि जब इंफेक्शन आता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, चोट लगती है, तो सबसे पहले देखिए इओसिनोफिल, बेसोफिल बाद में वर्क करेंगे, न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो सबसे पहले, जो भी कोई भी इंफेक्शन आएगा तो सबसे पहले डिफेंस करने का काम हमारे न्यूट्रोफिल्स ही करते हैं, क्योंकि इनका नंबर भी हमारी बॉडी में ज्यादा होता है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन जो है फैगोसाइटोटिक प्रोसेस। ये फैगोसाइटोटिक प्रोसेस करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक डायग्राम बनाया था फैगोसाइटोसिस का, उसमें बताया था क्या होता है फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स ईटिंग, साइटोसिस मीन्स व्हाट, साइटोसिस मीन्स व्हाट, कि ये क्या करते हैं, सेल्स को क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, अब सेल को एनगल्फ कर जाते हैं जैसे आपने इन सब में क्या देखा कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स में क्या देखा स्टूडेंट, कि ये जो है ये सरफेस से कोई भी इंफेक्शन आया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो ये सरफेस से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से अटैच हुए, इन्फेक्शन से अटैच होने के बाद इंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और फिर वो इंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया हुआ और प्रोटोजोआ हुआ, इन सब जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इंफेक्शन होता है उसको क्या करते हैं, अटैच होके उसकी सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं। इस तरह से ये क्या काम करते हैं ये। और न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, उसको एनगल्फ कर लेता है, यानी गप 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 उसको क्या कर लेता है, खा लेता है। ये डायरेक्ट खा लेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, और ये लोग जो है इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या होते हैं, सरफेस से अटैच होते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, एंड देन एंजाइम्स रिलीज होने के बाद जो भी इन्फेक्शन रहता है बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ वगैरह का, उसको क्या करते हैं, उसकी सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है स्टूडेंट, थ्रोम्बोसाइट्स इज व्हाट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो मीन्स व्हाट, क्लॉटिंग, और साइट मीन्स सेल्स, यानी कि द सेल्स विच मेक्स क्लॉट इज नोन एज व्हाट, थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट्स क्या है स्टूडेंट? इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटिलेट्स। ब्लड प्लेटिलेट्स। अब स्टूडेंट थ्रोम्बोसाइट्स कैसे होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स आर दी स्मॉलेस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। स्मॉलेस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होते हैं? ये सबसे छोटे होते हैं। एज वी लर्न अर्लियर स्टूडेंट ना, फॉर्म्ड एलिमेंट ना, फॉर्म्ड एलिमेंट किसे कहते हैं? सो स्टूडेंट्स अगर हम कोई चीज को, जब हम आरबीसी वगैरह के ट्यूब में लेके क्या है तेजी से हिलाते हैं तो क्या होता है? वो सस्पेंड हो जाता है। नीचे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं एलिमेंट्स। अब वो नीचे जो सस्पेंड हुए पार्टिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटिलेट्स होते हैं। सो ये प्लेटिलेट्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। सो ये बहुत छोटे होते हैं, जबकि वही हमने आरबीसी में क्या देखा था स्टूडेंट कि जो इराथ्रोसाइट्स होते हैं वो कितने थे? 5 से 5.5 मिलियन तक पर मिलीमीटर क्यूब में थे। वही क्या है, इनमें जो नंबर होता है थ्रोम्बोसाइट्स का वो कितना होता है? 1,50,000 से लेके 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब तक होता है। इतने इनके नंबर पाए जाते हैं, यानी कि एज कंपैरिजन टू इरेथ्रोसाइट्स इनके नंबर क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स थ्रोम्बोसाइट्स की अगर शेप एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स में कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। और जबकि हमने आरबीसीज में क्या देखा था? इरेथ्रोसाइट्स में उसका एक बाई कॉन्वेक्स और डिस्क शेप का स्ट्रक्चर था। इसमें लेकिन उतना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। कुछ शेप्स होते हैं जैसे कि राउंड और ओवल, कुछ शेप क्या होते हैं इनमें पाए जाते हैं प्लेटिलेट्स में। देन स्टूडेंट लैक ऑफ न्यूक्लियाई। थ्रोम्बोसाइट्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियाई जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि पाए नहीं जाते हैं। तो न्यूक्लियाई एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसमें क्या होंगे? फिर सेल्स क्या होंगे? डिवाइड नहीं होंगे। सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो नए प्लेटिलेट्स क्या है? फॉर्म नहीं होंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता प्लेटिलेट्स का, लेकिन डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स वेयर इट इज फॉर्म? तो इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होते हैं? हमारे थ्रोम्बोसाइट्स फॉर्म्ड होते हैं। हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि जो क्या होते हैं न्यूक्लियस में जाके क्या होते हैं? ये बड़े बड़े से हो जाते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है तो हम क्या कहेंगे? अबाउट 1 वीक तक होता है। 1 वीक तक इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये कहाँ पे डिजेनरेट हो जाते हैं? कहाँ डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं? तो लीवर और स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। वही स्टूडेंट आगे अगर इसकी फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट कि दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोएगुलेशन में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। जो वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं वो सबको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जो हेल्प करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, जैसे फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीजों को सब्सटेंसेस को क्या है? रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। ओके देन स्टूडेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है स्टूडेंट? थ्रोम्बो मीन्स क्या होता है? थ्रोम्बो मीन्स व्हाट? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। पेनिया मीन्स क्या होता है? लैकिंग। अगर हमारे जो प्लेटिलेट्स है उनका नंबर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है तो देन वी सफर फ्रॉम व्हाट? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हम किससे सफर हो जाएंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जैसे हमने इरेथ्रोसाइट में पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स क्या हो रहे थे? आरबीसी डिक्रीज हो रहे थे, हमने बोला था इरेथ्रोपेनिया। वैसे ही ल्यूकोसाइट्स में हमने क्या देखा? डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हुआ तो हमने क्या बोला था? ल्यूकोपेनिया। वैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स का जब प्लेटिलेट्स डिक्रीज होंगे, थ्रोम्बोसाइट्स डिक्रीज होंगे तो क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट परप्यूरा। परप्यूरा इज व्हाट स्टूडेंट? परप्यूरा इज द ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज। ये ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज है ड्यू टू किसके कारण होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण ही ये परप्यूरा डिजीज होती है। अगर प्लेटिलेट्स के जो नंबर है कम हो जाते हैं तो उसी कारण क्या होता है? परप्यूरा
होता है। तो स्टूडेंट आगे हम कोagulation ऑफ ब्लड की बात करें तो हम देखते हैं कि कोagulation ऑफ ब्लड में क्या होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से 12 ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। केवल जो फोर्थ वाला क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है कैल्शियम आयन वाला, वो हमारे लीवर में सिंथेसाइज नहीं होता है। तो स्टूडेंट, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, रोमन नंबर में डिनोट करते हैं। अब जो 8th और 9th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है वो स्टूडेंट अगर किसी की बॉडी में नहीं पाया जाता है, ब्लड में नहीं पाया जाता है, तो दैट मीन्स दे विल बी सफर फ्रॉम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से सफर हो जाता है। हीमोफीलिया क्या है स्टूडेंट? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन रॉयल फैमिलीज। रॉयल फैमिलीज में पाया गया था सबसे पहले, जिसे हम रॉयल डिजीज के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले रॉयल फैमिलीज में क्वीन विक्टोरिया को ये डिजीज देखा गया था, डिटेक्ट किया गया था। जब उनके क्या हुए कि चाइल्ड हुए, जैसे सपोज गर्ल हुई तो क्या हुई, हीमोफीलिया की ओनली कैरियर थी, उनमें हीमोफीलिया के सिम्टम्स नहीं थे, वो सफर नहीं होती, गर्ल्स सफर नहीं होती हीमोफीलिया से। केवल क्या होते हैं, इससे जो मेल होते हैं यानी कि वाई क्रोमोसोम होता है उसी पे ये डिजीज कॉज होता है। तो उसके जो मेल चाइल्ड था उस पे क्या है, ये हीमोफीलिया डिजीज देखी गई। जब डिटेक्ट किया गया तो क्या पाया गया कि उनके ब्लड में 8th और 9th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट पाया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर कहीं पे भी कट हो जाए, इंजरी हो जाए और ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, दैट मीन्स क्या होता है, हीमोफीलिया की उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और ये हीमोफीलिया वगैरह जिसकी बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा सिजेरियन वगैरह भी होता है, तो अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो दैट मीन्स इसका मतलब उसकी बॉडी में विटामिन के, कैल्शियम आयन ये सब क्या होता है, नहीं बनने के कारण क्या होता है, जो ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोagulation। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोagulation में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में, ये 4 स्टेप में क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द व्हाट, सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। ये इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, इंजर्ड टिश्यूज, पहले हमें क्या हुई, चोट लगी, ठीक है, इंजर्ड हुए हमारे टिश्यूज, देन अब यहाँ से जो टिश्यूज हमारे इंजर्ड हुए, हमें चोट लगी, तो क्या होता है, ब्लड कम आउटसाइड, बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स हमारे क्या होते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स भी बाहर आ जाते हैं। अब ब्लड प्लेटिलेट्स बाहर आए, अब इनसे क्या निकलता है, जो इंजर्ड टिश्यूज होती है जहां से हमें चोट लगी है, अब वहां से रिलीज होता है एक तरह का प्रोटीन जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रिलीज होता है। अब जहां चोट लगी है स्टूडेंट, वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रिलीज हुआ। अब प्लेटिलेट्स भी, हमारे जो ब्लड में प्लेटिलेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन को क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन्स को क्या है, इस वर्ड स्टूडेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। चोट लगी हमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज जो है इंजर्ड भाग से रिलीज हुआ, और प्लेटलेट्स ने भी क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन्स को क्या है, रिलीज किया। और हमारे टिश्यूज भी क्या होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन ना, कैल्शियम आयन की, इट्स अ व्हाट, क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम आयन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर जो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में। तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो आपका क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन प्लास्टिन जो होता है वो क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। किसको एक्टिवेट करता है स्टूडेंट, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन्स होते हैं, इट इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि क्या है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन ने क्या किया,
कि प्रोथ्रोम्बिन को क्या किया, जो कि इनएक्टिवेट था उसको एक्टिव करने का काम किया। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं इससे क्या होता है, हमने क्या बताया था कि आपको हिपेरिन ब्लड कोएगुलेशन में जो ब्लड अंदर फ्लो हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, हिपेरिन के कारण हो रहा है। तो हिपेरिन जो होता है वो किससे बाइंड हुआ रहता है, प्रोथ्रोम्बिन से। हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है अंदर क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, कि हिपेरिन जो है वो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से जुड़ा रहता है, हमारा ब्लड जो है अंदर क्लॉट नहीं होता है। वही जब इंजर्ड होती है, हमें चोट लगती है, इंजरी पार्ट पे क्या होता है, जब चोट लगी हमें, तब ये जो हिपेरिन था वो प्रोथ्रोम्बिन का साथ छोड़कर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। क्योंकि हिपेरिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी जो होती है वो प्रोथ्रोम्बिन से कहीं ज्यादा क्या होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ होती है। तो हिपेरिन किससे बाइंड हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। जब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से बाइंड हो जाता है हिपेरिन, तब देन क्या होता है, क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स तब उस स्टेज में क्या होता है, अब हिपेरिन ने तो इसका साथ छोड़ दिया, अब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा में पाया गया, ये हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिव करने का काम किया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, देन अब ये क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है अब ये क्या है, एक्टिव हो गया है। अब ये कैटेलाइज करेगा और जो इनएक्टिवेट था ये फिब्रिनोजन है। ये फिब्रिनोजन क्या है, हमारे प्लाज्मा में ही पाया जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ विटामिन के एंड कैल्शियम आयंस की हेल्प से क्या होता है, अब फिब्रिनोजन जो होता है कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। अब ये किस में बदल जाते हैं, फिब्रिन में बदल जाते हैं। फिब्रिन क्या है स्टूडेंट, फिब्रिन इज व्हाट, फिब्रिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से क्या होता है, रेटिकुलेट क्या होता है स्ट्रक्चर। 2 to 8 मिनट में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। 2 to 8 मिनट में क्या होता है, हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में कवर